हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के हमारे इस जीके के सेशन में। फ्रेंड्स, 11 अगस्त को जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ हमने कल के सेशन में कर लिए थे, बाकी के जो हैं उनको हम आज के सेशन में ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। फिर आगे हम नया कोई न्यू एग्ज़ाम का जो है पेपर वो लेंगे, सीईटी का ले लेंगे या फिर महिला परीक्षक का वो ले लेंगे। तो चलिए पहले आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। 93 नंबर का है। फ्रेंड्स, अगर ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए जो अच्छी लग रही है, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जोधपुर। प्रथम चरण में आईजीएनपी नहर हुई जिसमें जोधपुर जिला शामिल नहीं था। आईजीएनपी की बात करें तो 1948 में कंवर सिंह ने इसके लिए एक प्लान तैयार किया था, कंवर सेन ने। ठीक है फ्रेंड्स। और आईजीएनपी का उद्घाटन की बात करें तो 1958 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट सवाल जो यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ये नाम है जो इंदिरा गांधी कब रखा गया था। तो ये फ्रेंड्स 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया था। ठीक है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी हैं? 7। ठीक है। और 9 इसकी शाखाएं हैं। लिफ्ट नहरों से फिर भी सवाल आते हैं। लिफ्ट नहरों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है छोटा सा, उसको आप देख जाना। ठीक है। अगर लिफ्ट नहरों से सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अन्य बात करें तो राजस्थान में प्रवेश करती है तो हम उसको मसीता वाली हेड बोलते हैं, मसीता वाली हेड। यहाँ से प्रवेश करती है ये जिला हनुमानगढ़। ठीक है। और ये मोहनगढ़ जैसलमेर, वैसे तो आधिकारिक रूप से अंतिम स्थान इसका मोहनगढ़ जैसलमेर माना जाता है, लेकिन अब वर्तमान में ये गडरा बाड़मेर तक प्रस्तावित है इसका। ठीक है। और वहाँ पे इसका काम भी लगभग हो चुका है। तो अंतिम पॉइंट पूछे तो गडरा रोड बाड़मेर। ठीक है। तो ये था हमारी आईजीएनपी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसमें था, जोधपुर नहीं था इसमें शामिल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेडस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़ का किला, तारागढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला और मांडलगढ़ का किला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया इसका। ठीक है। गंभीरी व पेड़च नदी के संगम पर यह स्थित है। इसको 2013 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। यूनेस्को 2013 में। तारागढ़ का किला अजमेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। अजय राज। मांडलगढ़ का किला ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। और भैंसरोडगढ़ का किला ये चंबल व बामणी नदी के संगम पर है। इसको भी आप नोट कर लो। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल व, हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ ले, चंबल व बामणी। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल व बामणी नदियों के संगम पर। चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया इसको। तो एग्रो फूड पार्क पूछ रहा है रिको द्वारा स्थापित। ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, चूरू,
उदयपुर और कोटा। तो इनमें से ऑप्शन डी सही होगा इसमें, कोटा। रिको ने 4 जगह एग्रो फूड पार्क अपने स्थापित कर रखे हैं, जिनमें से एक है गंगानगर में, दूसरा है एक जोधपुर में, एक है अलवर में और एक है कोटा में। ये 4 एग्रो फूड पार्क हैं रिको द्वारा स्थापित। ये उद्देश्य क्या है इनका, इन एग्रो जो फूड पार्क है इनका कृषि आधारित उद्योग को विकसित करना है। ठीक है, ऑप्शन में ज़्यादातर तो जयपुर देता है, वैसे इसने ऐसे पूछा है किस में है। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क नहीं है, तो उसमें ऑप्शन जयपुर देता है। ठीक है, तो जयपुर में एग्रो फूड पार्क नहीं है, बस ये याद रखना है आपको। अलवर में है, कोटा में है, जोधपुर में और गंगानगर में। रिको की बात करें, रिको की स्थापना 1 जनवरी 1980 को हुई थी। वैसे पहले इसका नाम RSMDC था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। उसके बाद इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 1980 को रिको कर दिया गया था। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट और हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान, जैसे रूडा है। रूडा की स्थापना कब हुई? 1995 में। RFC की स्थापना 1955 में। और एक और है राजसिको की स्थापना 1961 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन है, शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग तक होता है। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है, तो ये सही है। इसमें नाइट्रोजन और हुमस पर्याप्त मात्रा में होता है, नहीं। जो शुष्क भूमि होती है उसमें नाइट्रोजन और हुमस की कमी पाई जाती है। ये मृदा अनुर्वर है क्योंकि इनमें हुमस कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग तक होता है, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर ऑप्शन इसमें सी होगा। कि कौन सा कथन सही नहीं है? जो शुष्क भूमि होती है उसमें नाइट्रोजन और हुमस की कमी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और आचार्य तुलसी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया था। अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी ने 1949 में चलाया था। ठीक है, आचार्य तुलसी जो थे ये तेरह पंथ संघ के 9वें आचार्य थे। जो तेरह पंथ एक संप्रदाय है उसके 9वें आचार्य थे। और ये जो अणुव्रत आंदोलन था ये चूरू से चलाया गया था। ठीक है, वैसे तो आज तक एग्जाम यही पूछा गया है कि अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया या फिर कब चलाया। तो 1949 में चलाया और आचार्य तुलसी ने चलाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो तांबा खनन के ये केंद्र दे रखे हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। उत्तर से दक्षिण में इनको सेट करना है। ऑप्शन में भीलवाड़ा है, उदयपुर है, अलवर है और खेतड़ी है। तो खेतड़ी में हमारे ये झुंझुनू में है, यहाँ पे भी तांबा खदान है। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा? खेतड़ी आएगा। तो पहले नंबर पे आएगा डी, तो डी इसमें भी है और डी ए में भी है। उसके बाद आएगा अलवर, अलवर में भी तांबा खदान केंद्र है। तो फिर उसके बाद आएगा सी,
यानी कि ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अलवर आ जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में, फिर आएगा हमारा भीलवाड़ा और फिर आएगा हमारा उदयपुर। तो ये राइट आंसर ऑप्शन। इसमें मैं राजस्थान के जैसे एक रैंडमली मैप बनाता हूँ, जैसे ये बना लिया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, खेतड़ी, इसके बाद क्या है, अलवर, यहाँ पे अलवर, फिर यहाँ पे भीलवाड़ा और यहाँ उदयपुर, इस हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम जीके के क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए है रामगढ़ विषधारी, बी में है गोविंद, सी में चिन्नार और डी में पेरियार। तो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य स्थित है, ये बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में, ठीक है। ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है, और राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व था और 2022 में इसको बना दिया गया था टाइगर रिजर्व, ठीक है। और एक और बना था हमारा करौली धौलपुर, करौली धौलपुर, ये बना है 2023 में। बाकी और टाइगर रिजर्व की बात करें, टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं अभी तक राजस्थान में। पहला था रणथंभौर जो 1973 में बना टाइगर रिजर्व। सरिस्का 1979 में बना। और एक हमारा कौन सा था, मुकुंदरा हिल्स, वो 2013 में बना टाइगर रिजर्व। और इसके बाद हमारा ये 52वां बना था रामगढ़ विषधारी 2022 में। और फिर 5वां टाइगर रिजर्व अपना कौन सा बनेगा, करौली धौलपुर वाला 2023 में। अभी एक छठे टाइगर रिजर्व की बात चल रही है, वो राजसमंद ज़िले में, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लगभग अंतिम चरण के ऊपर है। जैसे ही वो बन जाएगा 6 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे फिर राजस्थान में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है चूरू और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। आप सभी को पता है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए जाना जाता है, सोनी परिवार। और क्या होती है थेवा कला? कांच पर सोने या चांदी की महीन कार्य किया जाता है, बहुत ही डिजाइन रूप से तैयार किया जाता है कांच के ऊपर सोने व चांदी से। यहाँ के मुख्य कलाकार की बात करें तो महेश कुमार सोनी हैं, महेश सोनी। इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था 2002 में थेवा कला के ऊपर। तो ये है थेवा कला जो कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोक कथाएं के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? ऑप्शन है बीरबल, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया और गावरी देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? विजयदान देथा। कन्हैयालाल सेठिया की कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उनको बता देता हूँ मैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो है लीलटास, एक तो मिंजर, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुई है। मिंजर है, शबद, ये भी कन्हैयालाल सेठिया की है। धरती धोरारी, ये सब किन की है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म चूरू जिले में हुआ था और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 2004 में। कब मिला पद्मश्री? 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और कल की जो क्लास में मैंने बताया था आपको गवरी देवी के बारे में, अभी मैं बता देता हूँ। गवरी देवी और गवरी बाई, इन दोनों के बारे में आप मेरे को कमेंट्स करके बताओगे कि गवरी बाई का संबंध कहाँ से और गवरी देवी का कहाँ से। ये मैंने कल के वीडियो में बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोक नृत्य से संबंधित। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी है बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य श्रेणी को अपने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, ये गलत है। 2022 में शामिल नहीं किया, ना ही वालर नृत्य यूनेस्को में शामिल है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न हुआ, सही है। जसनाती पंथ के जो लोग होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और अग्नि नृत्य करते समय क्या बोलते हैं, वो फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं, ठीक है। और तो यूनेस्को में कौन सा अपना लोक नृत्य शामिल है, वो घूमर है। और घूमर को शामिल किया गया था 2010 में। कब? 2010 में। वालर जो नृत्य है ये गरासिया जनजाति का है, गरासिया जनजाति का नृत्य है वालर। और एक होता है कूद, ये दोनों ही ऐसे नृत्य हैं जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। तो बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाने वाले नृत्य कौन से हैं? वालर और कूद। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक आर्मड यानी बख्तरबंद किला है? ऑप्शन है सिवाना, तारागढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो बख्तरबंद किला ये कहा जाता है ऑप्शन डी रणथंभौर को। रणथंभौर किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और ये चौहान शासक थे जयंत ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। और बख्तरबंद ये नाम किसने दिया? तो अबुल फजल ने एक बार कहा था बाकी दुर्ग सब नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, ठीक है। तो इसलिए इसको बख्तरबंद किला भी कहा जाता है। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बख्तरबंद किला कहते हैं। रणथंभौर को रणतैपुर के नाम से भी जाना जाता है, रणतैपुर या फिर रणस्तंभपुर, ये पुराने नाम है सभी इसके। सिवाना का किला जालोर में स्थित है। नाहरगढ़ का किला जयपुर जिले में स्थित है और तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो इतनी बातें इसके संबंध में याद रखनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी है राजा मान सिंह और ऑप्शन डी है राजा भाटी। तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था हवा महल का। हवा महल में कुल 953 खिड़कियाँ हैं। कितनी खिड़कियाँ हैं? 953। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे लालचंद उस्ता, ये इसके आर्किटेक्ट थे। तो ये थे आज के प्रश्न जीके के, राजस्थान जीके के। ये हमारा जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।